चलिए देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में कह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम। समझ रहे हो, यानी कि दो ऐसे नंबर बताइए जिनका जो सम है वो हमारा क्या है 15 है और उनके जो स्क्वायर का सम हो वो मिनिमम होना चाहिए। समझ रहे हो, यानी कि ऐसे दोनों नंबर पकड़ने हैं जिनके अगर स्क्वायर को सम करते हो तो वो मिनिमम आने चाहिए। ठीक है, हिंदी में अगर इसको बोले तो दो ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका जो योग है वो कितना होना चाहिए, जिनका योग है वो 15 होना चाहिए और उनके जो वर्गों का योग है वो न्यूनतम होना चाहिए। 15 ही है ना, हाँ ठीक है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन है, यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग, इसका ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको जो है अवकलज के अनुप्रयोग को। और यहाँ पे मान लेंगे कि जो पहली संख्या वो x है और दूसरी क्या है y है। इस तरह से इसको मान के लगाना होता है। ठीक है, बता रहे हैं, 1 मिनट में जाइए, इसको लगाते हैं। चलिए मान लेंगे कि जो पहली संख्या है वो क्या है x है। लेट बी द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। माना कि जो पहली संख्या वो x है और जो दूसरी वो y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उनके जो योगफल है उनका जो सम है वो 15 के बराबर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 ये हमें दिया गया है। अब देखिए इस चैप्टर में क्या होता है कि जब भी मैक्सिमम और मिनिमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन आता है और इस तरह से ये क्वेश्चन जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम वाला होता है तो उसमें आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। जो चीज़ दी गई है वो कांस्टेंट होती है और जिसका मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा उसी को डिफरेंशिएट करना है। तो वहाँ पे बोल रहा था कि उनके जो स्क्वायर का सम है उसी को मिनिमम करने के लिए वो कह रहा है। तो स्क्वायर के सम से जो एक फंक्शन बनेगा उसी को डिफरेंशिएट करना है। और यहाँ पे जो दिया गया है इनसे एक वैल्यू निकालेंगे और वहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। ध्यान रहे यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y है। ठीक है, यहाँ से जो है किसी एक की वैल्यू को उठा के वहाँ पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है और दूसरा है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर ये मिनिमम करना है। तो यही हमारा फंक्शन होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे x और y दो फंक्शन है, दो वेरिएबल, इसलिए फंक्शन को f x, y से दिखाएंगे। तो याद रहे जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा उसी को डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो डिफरेंशिएट इसी को करना है क्योंकि इसी को मिनिमम हमें इसी की मिनिमम दिखाना है या इसी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से जो है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल रहेगा तभी डिफरेंशिएशन करना है, दोनों का नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से जब y की वैल्यू निकालोगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस में कितना x। अब इस y की वैल्यू के यहाँ उठा के पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, रखो यहाँ से। तो x का स्क्वायर हो गया प्लस y कितना है 15 माइनस x और इसका है स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए fx, ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो x में चेंज हो चुका है, इसलिए इसका हम नाम देंगे fx। ठीक है, और fx नाम दे देंगे इसको सीधा इधर लिखते हैं। तो fx इक्वल टू आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना हमने बताया था, जिस फंक्शन को मिनिमम या मैक्सिमम करने के लिए बोलेगा उसी का डिफरेंशिएशन करना होता है। तो डिफरेंशिएट कर देंगे। अब यहाँ पे चाहो तो स्क्वायर को ओपन कर लो, फिर सिंप्लीफाई करके स्क्वायर करो या फिर सीधे डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो चलिए करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश x इज इक्वल टू x स्क्वायर का होगा 2x प्लस इसमें ये आगे चलाएगा तो 2 इंटू 15 माइनस एक्स इंटू चेन रूल के हिसाब से लगाएंगे ना, क्योंकि ये x की पावर n लिखा गया है, n आगे आता है, पावर 1 कम हो जाती है। उसके बाद जो x की जगह पे होता है उसको दोबारा से करते हैं। दोबारा से करोगे 15 का 0 होता है माइनस x का हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश x जो होगा वो हमारा आ जाएगा 2x प्लस में और ये हो जाएगा 30 माइनस में कितना हो जाएगा ये 2x और ये इंटू में कितना माइनस में 1 हो जाएगा। 0 में से 1 जाएगा तो कितना होगा माइनस में 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए।
उसके बाद देखिए इसका जब करेंगे तो 15 का 0 हो गया और ये माइनस में 1 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस में 2 इंटू 15 माइनस में x हो गया और 0 में से 1 जाएगा तो माइनस में 1 आएगा, तो माइनस में 1 से गुणा कराएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो जो हमारा f डैश x आ गया वो हमारा आ गया कितना, जो f डैश x आया है वो आ जाएगा हमारा कितना 2x, यहाँ पे -2 का यहाँ पे कराएंगे माइनस में 2 और 15 माइनस में x आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस मल्टीप्लाई कराओ माइनस में 30 हो गया और प्लस में 2x हो गया माइनस, अरे यार हाँ ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस में 30, f डैश x का ये मान आया। अब क्या करेंगे, f डैश x के मान को जो है हम लोग 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो नाउ पुट f डैश x इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो f डैश x को 0 के बराबर करेंगे तो 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 30 अपान में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, काट दो इसको, तो 2 जा हो गया 15 आ गया, तो जो x है वो 15/2 के बराबर आ गया। कुछ गलत हो गया क्या यार, यहाँ पे x की वैल्यू 15/2 तो नहीं आनी चाहिए, एक बार देख लेते कितना आ रहा है। आ तो रहा है यार, यही आएगा, सही है 15/2 ही आएगा, लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया है तो हम चेक कर रहे थे। तो x की ये वैल्यू आ गई है। अब क्या करना होता है पता है आपको, अब जो है एक बार f डबल डैश x निकालेंगे और ये क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु निकला है, f डबल डैश x निकाल के जो है वो इस x की वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे। अगर f डबल डैश x की वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव आएगी तो जो ये पॉइंट होगा वो हमारा मिनिमम पॉइंट होगा, अगर निगेटिव आया तो मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो ठीक है, यहाँ पे f डबल डैश x निकालेंगे। नाउ ये मत सोचिएगा कि निकल गया तो आंसर यही हो जाएगा। नाउ f डबल डैश x इज इक्वल टू, तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पे लगाएंगे तो f डबल डैश x बराबर कितना हो जाएगा, 4x का 4 हो जाएगा माइनस में 30 का 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो f डबल डैश x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई। अब इस f डबल डैश x में इस क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु को यहाँ पे उठा के रखेंगे। तो नाउ f डबल डैश x की जगह कितना रख देंगे 15/2। तो जब यहाँ पे रखोगे, अब यहाँ पे x है ही नहीं, तो जो f डबल डैश आएगा वो 4 ही आएगा, कोई चीज़ पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है। तो अगर f डबल डैश x क्रिटिकल पॉइंट रखने के बाद पॉजिटिव आता है तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो उस फंक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, सॉरी हाँ मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा, वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 15/2 इज द मिनिमम पॉइंट, यानी कि x की इस वैल्यू के लिए जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। ठीक है, क्योंकि f डबल डैश x का मान पॉजिटिव आ चुका है। तो अब इस x की वैल्यू को जब हम अपने फंक्शन में रखेंगे तो हमें मिनिमम मिल जाएगा यहाँ पे। अब हम x की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब y का मान निकालने के लिए x की इस वैल्यू को वहाँ पे उठा के पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे कर देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखेंगे वहाँ पे। तो x प्लस y इक्वल टू कितना है 15 है, तो x की वैल्यू रखेंगे 15/2 प्लस में y इक्वल टू 15, देन y इक्वल टू 15 माइनस 15/2। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू, वो भी आ जाएगा हमारा 15/2। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो यही आएगा। तो y का मान ये निकल के आ गया, तो x का मान ये, तो y हमारा आ चुका है 15/2। तो इस तरह से करना था, दोनों नंबर हमारे 15/2 आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि x की वैल्यू निकालने के बाद सीधे ये y की वैल्यू मत निकाल लेना, एक बार चेक कर लेना है कि ये क्या क्रिटिकल जो पॉइंट निकला है इस पर जो फंक्शन है वो हमारा मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है, यानी कि निम्नतम बिंदु है, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय निम्नतम का बिंदु है। तो इस पर अगर उठा के रखोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो निम्नतम यानी कि मिनिमम वैल्यू निकल के आती है। तो ये डबल डेरिवेटिव टेस्ट सिंगल डेरिवेटिव से भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमको इंटरवल बनाना पड़ेगा, अंतराल बनाना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव से आराम से आ चुका है। तो चलिए ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 का ए पार्ट। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 का बी वाला पार्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना आप लोग।
नंबर 6 के बी पार्ट पे, और इसमें जो है कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे सर्किल का एक क्वेश्चन लिखा गया है और इस सर्किल का हमें एरिया निकालना है। ये इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो एक चैप्टर है, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको जो यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन दिख रहा है, ये एक स्टैंडर्ड सर्किल का इक्वेशन है। इट मीन्स इसका जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा, यानी कि इस गिवन सर्किल का जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा और इसकी जो रेडियस है वो a होगा। तो इस सर्किल के द्वारा जो बाउंडेड रीजन है उसी का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिगर को बनाते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से एरिया को हमें निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चित्र बना दे रहे हैं, ये एक सर्किल है, ये आपका एक सर्किल बन गया है। और इस सर्किल के जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा, तो ये सेंटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्वाड्रेंट अपना बना लेते हैं ये। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये x डैश हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस सर्किल के द्वारा जो बाउंडेड एरिया है ये पूरा है, पूरा पार्ट सर्किल से घिरा हुआ है, तो इसी का एरिया हमें निकालना है। क्योंकि जो सर्किल होता है वो एक सिमेट्रिक फिगर देता है, यानी कि जब यहाँ सर्किल के 4 पार्ट हुए हैं क्वाड्रेंट बनाने से, तो जो एक पार्ट का एरिया होगा अगर हम उसी में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे और इतने पार्ट का एरिया। अब देखिए ये क्या है, ध्यान से देखिए, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से सर्किल पर स्थित किसी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है वो हमारी रेडियस होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस a हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट का एरिया निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें टोटल पार्ट का एरिया मिल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, मतलब कोई कंडीशन नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि हमें पूरे सर्किल का एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इतने पार्ट का एरिया निकाल के 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल सर्किल से जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 0 है, ये 0,0 है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ये 0 है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा a,0। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, तो ये जो पॉइंट होगा वो a,0 हो जाएगा। अब हम इस बाउंडेड रीजन यानी कि पहले वाले जो हमारा शेडेड रीजन है इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो है इतने पार्ट को अब हम लोग जो है 0 से लेके a तक इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। आपको पता है कि इंटीग्रेशन करने से एरिया मिल जाता है, ठीक। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देंगे, चलिए नाम लिख देते हैं यहाँ पे, ये नाम हो जाएगा, ये O हो जाएगा, इसका A नाम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं B। यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे जो है अभी नहीं तो जगह कम पड़ जाएगा, तो नीचे से लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OAB, 4 इंटू एरिया ऑफ OAB। तो 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि हमको करना क्या है, 4 इंटू एरिया निकाल देना है अपने इस शेडेड पार्ट का, इतने का एरिया हमें निकाल देना है। और इस पार्ट के एरिया को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन 0 से x से। देखिए यहाँ पे x की लिमिट रखेंगे तो हमारा फंक्शन जो होगा वो x में होना चाहिए, तो y बराबर समथिंग कर देंगे तो x में हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके a तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे y dx। क्या लिख देंगे, y dx। और आप सभी को पता है जो है कि y जो होता है वो fx के बराबर होगा, तो मतलब जो निकल के आएगा 0 to a, y की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे fx और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे करना होगा, fx का मतलब फंक्शन जो होगा हमारा वो x वेरिएबल में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते इसको। तो हमारे पास जो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ से हम इस फंक्शन को x के टर्म में बनाएंगे, यानी कि y की वैल्यू निकाल के रखेंगे। तो चलिए यहाँ से बताइए y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस में कितना, x स्क्वायर। तो ये y की वैल्यू है और इस y की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग उठा के पुट करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, और जो निकलेगा वो निकलेगा एरिया ऑफ पूरे सर्किल का एरिया निकलेगा 4 से जो है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो
तो एक काम करते हैं जो है यहाँ पे एक चीज़ भूल गए लिखना, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट का मिल जाएगा। तो चलिए क्या बन जाएगा यहाँ से एफ एक्स डी एक्स या वाई डी एक्स, तो वाई की वैल्यू वाई को एफ एक्स भी लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इस एफ एक्स के स्थान पे। एफ एक्स इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि जो फंक्शन यहाँ पे लिखा जाएगा उसमें जो वेरिएबल इंक्लूडेड होगा वो यक्स होना चाहिए, इसी वजह से ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर और माइनस में कितना एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। अब आप सभी को पता है कि ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। एक होता है 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अलग फार्मूला है और ये अलग, तो ये सीधे फार्मूला है जो कि होता है हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा x/2 ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पे 4 से जो मल्टीप्लाई वो ऑलरेडी रहेगा, ये हो जाएगा x/2। उसके बाद क्वेश्चन यानी कि जिसका इंटीग्रेशन करना हो, तो इंटीग्रेशन हमें किसका कर रहे थे हम, तो ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर बाई टू और उसके बाद होता है साइन इनवर्स x/a। तो ये होता है हमारा इसका इंटीग्रेशन, किसका, यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अपनी इस लिमिट को जो कि हमारा 0 से लेके a तक है, इस लिमिट को यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पता है लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो चलिए लिमिट को पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू करियर लिमिट को पुट, पहले अपर लिमिट, तो x की जगह पे क्या रखेंगे a, तो यहाँ बन जाएगा a/2, फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे a, तो उसका स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हर जगह रखेंगे अपर लिमिट a²/2, उसके बाद यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x की जगह a/a। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ क्या, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये अपर लिमिट हमने रख दी। अब हम रखेंगे लोअर लिमिट, ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, उसके पहले माइनस लगाएंगे। अब लोअर लिमिट यानी कि 0 को रखना है x की जगह पे, तो जब 0 रखेंगे तो देखिए ये पूरा 0 बन जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं, 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 बन जाएगा, ये हमारा 0 हो गया, ये पूरा टर्म है 0, क्योंकि जब आगे 0 बन जाएगा तो ये अंदर कुछ भी बनता रहे, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई है तो ये हमारा बन जाएगा 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद आ जाएगा हमारा कितना प्लस, यहाँ रखना शुरू कर देंगे तो a²/2 साइन इनवर्स x यानी कि 0/a, ये बन जाएगा हमारा, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, तो बन जाएगा हमारा कितना 4। अब देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा और 0 रूट से बाहर निकलेगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, साइन a² हमारा आ गया, a²/2 आ गया और ये साइन इनवर्स a/a कट के कितना आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1 और माइनस लगा देंगे यहाँ पे, ये 0 बन जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स 0/a = 0, ये पूरा मतलब ये साइन इनवर्स 0 हो जाएगा और साइन इनवर्स 0 जो होगा वो 0 के बराबर होता है, ये सब कुछ यहाँ पे सब 0 बन जाएगा। इधर कितना बन जाएगा, सब के सब यहाँ पे क्या बन गए, हमारे 0 बन चुके हैं। तो अब हमारा यहाँ पे जो है बच गया हमारा कितना जो है तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये सब 0 बन जाएगा ना हमारा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0/2 ये 0 बन चुका है, ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये 0 साइन 0/a, तो सब कुछ 0 बन गया, ये भी 0 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, साइन इनवर्स और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, 4 इंटू a²/2 और जो ये साइन इनवर्स 1 है 1 को लिख सकते हैं साइन π/2, तो ये साइन और साइन इनवर्स कट जाएगा क्योंकि π/2 साइन इनवर्स की रेंज में आता है, तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा, एक बार यहाँ पे कर देते हैं साइन इनवर्स और इस 1 की जगह पे लिख देंगे साइन π/2। देखिए अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 और उसके बाद a²/2 इंटू में हमारा आ जाएगा π/2, ये इससे कट जाएगा तो π/2 आ गया। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो इंटीग्रेशन आ गया वो 4, उसके बाद अंदर में आ जाएगा a² और अपान में कितना आ गया जो है /4 हो जाएगा। देखिए 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, इंटू में कितना आ गया पाई आ गया। अब ये 4 से 4 कट गया तो π/a² हमारा क्या हो जाता है, यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर लगा देंगे तो ये हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो आपको इस तरह से करना होता है यहाँ पे कि बस अगर कोई कंडीशन दिया गया है कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है, यहीं तक इंटीग्रेशन करना है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे सबको समझेंगे कि पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन करना है। तो इसी वजह से एक पार्ट का इंटीग्रेशन करके
यानी कि एक पार्ट का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे हो जाता है ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी वाला पार्ट। आपने देखा भी होगा कि सर्किल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या है, रेडियस है। अब यहाँ पे पाई ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए रेडियस है, तो रेडियस एक जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो कोई भी यहाँ पे हम लोग ले सकते थे, यहाँ पे ए लिया गया है। तो इस तरह से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अब हम लोग अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के जो है सी पार्ट में बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, कौन सा पार्ट है ये, सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी पार्ट है उसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ऑन द वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप एंड फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी कि उनके बीच दो वेक्टर हमको दिए गए हैं, उनके बीच जो एंगल बन रहा है उनका साइन थीटा निकालना है, और साथ ही साथ उन दोनों वेक्टर पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हमें बताना है। तो आप सभी को पता है कि दो वेक्टर अगर हमारे पास होते हैं ए और बी, उन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर हो और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर उनके क्रॉस से आता है। यानी कि जब हम ए क्रॉस बी निकाल देंगे तो जो ए क्रॉस बी एक वेक्टर आता है वो वेक्टर ए पर भी होगा परपेंडिकुलर और बी पर भी होगा। पर हमको जो है उस वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर ही नहीं बल्कि उस वेक्टर पर जो यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो चाहिए। तो करेंगे वही, जो वेक्टर हमें मिलेगा क्रॉस से उसी को यूनिट वेक्टर में बदल देंगे, वो हमारा हो जाएगा यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। और साथ ही साथ इन दोनों जो गिवन वेक्टर्स हैं उनके बीच जो एंगल बन रहा है उनका साइन थीटा भी हमें निकाल के देना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दो वेक्टर यहाँ पे गिवन दैट है। तो यहाँ पे सिक्स का सी पार्ट है। तो वेक्टर ए जो है वो हमारा है, वेक्टर ए हमारा है 2i कैप माइनस में j कैप प्लस में k कैप, ये वेक्टर हमारा ए हो जाएगा। और जो वेक्टर बी होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, वेक्टर बी हो जाएगा 3i कैप प्लस में 4j कैप और माइनस k कैप। हमारे पास ये दो वेक्टर दिए गए हैं, इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा दोनों के ऊपर वो वाला वेक्टर चाहिए, मतलब उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, सॉल्यूशन है इसका ये। और सॉल्यूशन पार्ट में हमको पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वेक्टर ऑन परपेंडिकुलर बोथ द गिवन वेक्टर, यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर, वी नो दैट वेक्टर ऑन परपेंडिकुलर वी नो दैट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर, ऐसे लिख देंगे परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर, यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर ऑन बोथ वेक्टर इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होता है वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी होगा। अब हम लोग निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। तो नाउ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट से निकलता है आपको पता है, यहाँ पे हो जाएगा आई कैप, यहाँ पे जे कैप, फिर के कैप। एक 3 क्रॉस 3 का बनाएंगे डिटर्मिनेंट, और उसके बाद इस पहले वाले वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट को लिखेंगे 2 माइनस में 1 1 और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 माइनस में 1। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमें वेक्टर ए क्रॉस बी मिलेगा, और हमें वेक्टर ए क्रॉस बी मतलब उस पर परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं बल्कि उनका यूनिट वेक्टर चाहिए। तो पहले वेक्टर निकाल लेंगे फिर यूनिट में बदल देंगे यहाँ पे। तो क्या करने वाले यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा आई कैप, इस सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ये आई पहले रो को हमेशा ढकेंगे, उसके बाद जैसे यहाँ पे आई कैप उठाए हैं तो आई कैप जिस कॉलम में होगा उस कॉलम को भी यहाँ पे ढक लेंगे। रो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड किया जा रहा है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई के 1 आ जाएगा, फिर माइनस की साइन आएगी, 4 के 4 आ जाएगा। फिर ये आपको पता है कि दूसरा वाला माइनस से ओपन होता है तो यहाँ पे जे कैप आ जाएगा, दूसरा वाला किससे ओपन होगा, माइनस से ओपन होता है तो जे कैप आ जाएगा हमारा। तो उसके बाद अब जे कैप किस वाले कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। पहला रो तो हमेशा ढका जाएगा क्योंकि पहले रो के ही
एलॉन्ग एक्सपेंड किया जा रहा है तो पहला रो तो ऑलवेज यहाँ पे कवर किया जाएगा। लेकिन अब ये जो जे कैप है वो किस कॉलम में आ रहा है उसको करेंगे, तो ये सेकंड कॉलम में आ रहा है तो सेकंड कॉलम को और पहले रो को यहाँ पे ढका जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे ये और ये। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 का -1 में, सॉरी 2 का -1 में तो -2 हो जाएगा, फिर माइनस की साइन आएगी, 3 × 3 हो जाएगा, प्लस में के कैप। उसके बाद कितना आ जाएगा आपकी, ये ढका जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, माइनस उसके बाद ये 3, माइनस में 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से आ जाएगा, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 में से 4 जाएगा तो माइनस में 3 आई कैप, फिर ये -5 होगा, बाहर एक माइनस बैठा तो प्लस हो जाएगा 5 जे कैप, फिर ये प्लस हो जाएगा, प्लस में 11 हमारा हो जाएगा के कैप। तो ये हमारा जो वेक्टर ए क्रॉस बी आया है, ये ऐसा वेक्टर है जो वेक्टर गिवन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, पर हमको वो वाला नहीं चाहिए, हमको इस पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम इसको यूनिट वेक्टर में बदल देंगे। यहाँ पे लिख देंगे नाउ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसको बदलो। आप सभी को पता है किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने के लिए उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा क्या है बताएं आप लोग, वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा जो होगा वो ये निकल के आया है, माइनस में 3 आई कैप, प्लस में 5 जे कैप, प्लस में 11 के कैप, और अपान इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा रूट के अंदर, इनके स्केलर कंपोनेंट के स्क्वायर को रूट में जोड़ देते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 11 के कैप अपान ये 5 है, ठीक है, कितना ये 5। इसको थोड़ा सही से बना देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना बन गया हमारा, तो यह हो जाएगा रूट के अंदर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा और प्लस 121 हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे तो माइनस में 3 आई कैप प्लस में 5 जे कैप प्लस में 11 के कैप अपान रूट के अंदर, देखिए जोड़ेंगे इसको तो ये मतलब 121 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 में जो है 25 को जोड़ देंगे तो 155 आ जाएगा, तो रूट 155 यानी कि रूट में 155 आ गया हमारा क्या। अब इसको चाहो तो इसे अलग अलग कर सकते हो, यानी कि माइनस में 3 अपान रूट 155 आई कैप प्लस 5 अपान रूट 155 जे कैप प्लस 11 अपान रूट 155 के कैप, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर बनके तैयार हो जाएगा। या फिर ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, या फिर चाहो तो यही कर लो, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, माइनस में 3 अपान रूट में 155 आई कैप प्लस 5 बटे यानी कि 5 अपान रूट में 155 जे कैप प्लस 11 अपान रूट में 155 के कैप, ये भी सही है और जो ऊपर आंसर आया वो भी सही, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ये भी सही है मान के चलो, ठीक, ये दोनों आंसर हमारे सही है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो यही यूनिट वेक्टर है जो इन दोनों दिए वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो दोनों गिवन वेक्टर पे ये वाला यूनिट वेक्टर हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है। अब हमें चाहिए इनके बीच जो एंगल बनता है उसका साइन थीटा चाहिए। तो आप सभी को पता है कि दो वेक्टर के बीच जो एंगल बनता है वो क्या होता है, एक बार पहले तो इस आंसर को चेक कर लेते हैं, देख रहे हैं क्या आंसर आएगा इसका। 6 का जो है वो सी पार्ट है, -3i + 5 11 155, ठीक है। अब हम लोग इनके बीच जो एंगल बनता है उनको देखते हैं और फिर वहाँ से साइन थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो देखिए क्या है इनके बीच एंगल, तो इतना आप लोग जो है यहाँ पे नोट करिए और यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि इनके बीच जो एंगल बनता है यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू में साइन थीटा इंटू में यन कैप, यही होता है ना, इंटू में साइन थीटा इंटू में यन कैप, ये हमारा होता है। ध्यान से देखिए आप लोग,
अब आपको पता है कि जो n कैप है वो एक वेक्टर है और हमें चाहिए इनके बीच का एंगल जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी वजह से अब हमें दोनों तरफ यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मॉड वो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा ताकि हमारा सब स्केलर में बन जाए, क्योंकि जो एंगल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे मॉड ले लेंगे, मॉड नहीं सॉरी मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड लेने पर यहाँ पे हो जाएगा a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। देखिए यहाँ पे ये दोनों ऑलरेडी जो है मैग्नीट्यूड है, तो ये ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी हैं, इन पर मैग्नीट्यूड का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। साइन थीटा भी ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसके ऊपर भी मैग्नीट्यूड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। और जो n कैप है वो एक यूनिट वेक्टर होता है और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है आपको पता होना चाहिए वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप वेक्टर। तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर a क्रॉस b। क्या बन जाएगा यहाँ पे वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और n कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 के बराबर होगा, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे वही आएगा। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे उठा कर रख देंगे। तो जो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आया वो रूट में कितना निकल का 155। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 155 और बराबर अलग अलग यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखिए। रूट वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, यहाँ पे निकाल देते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इस साइड में थोड़ा यहाँ पे हम निकाल देते हैं वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a हमारा कौन सा है, ये है, डायरेक्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कितना बन जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू ये तो ये आ जाएगा इंटू इसका रूट के अंदर कितना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा हमारा क्या साइन थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है, दिखेगा नहीं आपको अगर लिख देंगे तो, ठीक है। तो इंटू में जो है वो आ गया हमारा साइन थीटा। तो चलिए आगे जो है कर देते हैं यहाँ पे जो है। तो यहाँ पे हमारा आ गया रूट में 155 इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा हमारा 4 हो गया और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। तो रूट में 6 आ गया इंटू ये 9 हो गया और ये 13 हो गया, 13 9 22 हो गया, सॉरी ये 16 हो जाएगा ना, ये 16 हो गया, ये 9 हो गया, 16 9 25 और जो 1 का स्क्वायर है वो 1 हो जाएगा, तो 25 1 26। तो रूट में यहाँ पे आ जाएगा 26 और इंटू में आ जाएगा हमारा साइन थीटा। तो यहाँ से बताओ साइन थीटा किसके बराबर होगा, तो साइन थीटा ये दोनों क्वांटिटी उधर जाएगी तो रूट में 155 और नीचे चला जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो आ जाएगा मल्टीप्लाई कितना 6 6 जा 36 और कैरी हो जाएगा यहाँ पे 3 और 36 में 6 यहाँ आ जाएगा और 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 156। यानी कि जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी रूट में 155 अपान रूट में 156। तो रूट में 155 अपान रूट में 156 ये हमारे साइन थीटा का मान होने वाला है। अगर आप चाहो तो यहाँ से जो है अगर आप चाहो तो यहाँ से एक स्टेप और कर सकते हो, जो है यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 155 और अपान में रूट में 156। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होने वाला है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 का सी पार्ट, जिसमें आपको 2 वेक्टर गिवन था, उसके ऊपर आपको यूनिट मतलब 2 वेक्टर यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना था। तो उनके क्रॉस से हम पहले तो उनके ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल लिए, उसके बाद उनका यूनिट वेक्टर बना लिए। दूसरा काम हमें करना था उनके बीच जो एंगल बनता है उसका साइन थीटा, या फिर उनके बीच एंगल निकालना था साइन वाले फार्मूले से, ऐसे भी समझ सकते हो। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू पूछता तो ये कर देंगे, थीटा का मान पूछेगा तो ये कर देंगे। तो इस तरह से हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का ये सी पार्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बाई ए एंड बी इंडिपेंडेंटली आर 1/2 एंड 1/3। यानी कि एक प्रॉब्लम है उसको 2 लोग सॉल्व कर रहे हैं, एक ए है दूसरा बी है। तो ए के सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है और जो बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ बोथ ऑफ देम ट्राई टू सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली, यदि उनमें से दोनों जो हैं वो क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सबसे पहले नन ऑफ देम सॉल्व इट, यानी कि उनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, और दूसरा है एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व इट, कम से कम उनमें से जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। एटलीस्ट वन ऑफ देम
टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका एक और मीनिंग होगा कि मतलब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब एक प्रॉब्लम है, दो लोग मिलकर उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो ए की जो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है हमारी 1/2 है, और बी की सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है वो हमारी है 1/3। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हमारा है 6 का ये डी पार्ट। करते हैं क्वेश्चन को। तो दोनों लोग मिल के जो है मतलब दोनों लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से वो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे गिवन दैट है, यहाँ पे दिया गया है गिवन दैट, क्या दिया है प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ए। उस इवेंट को हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, कौन सा इवेंट, ए इवेंट मान लेते हैं, या ऐसे लिख देंगे इवेंट ए है वो हमारा, यानी कि प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन बाई ए, ये हमें दिया गया था। आप ए नहीं, क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई ए, मतलब हमें दिया गया है, और इसको चीज़ को हम लोग ऐसे लिख देंगे, यानी कि हमें दिया गया है पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 के इक्वल। दूसरा हमें क्या दिया गया है, ये तो पहली चीज़ दी गई थी, दूसरी चीज़ वही कि प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व क्वेश्चन बाई बी, यानी कि पी बी दिया गया है। पी बी किसके इक्वल हमारा 1/3 के इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ए के द्वारा उस समस्या को हल कर लेने की जो प्रायिकता है वो 1/2 है। तो हल ना करने की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे हमको निकाल के रखनी पड़ेगी, आगे ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इस इवेंट को अगर ए मानते हैं तो प्रॉब्लम ना सॉल्व होने के इवेंट को हम लोग ए डैश मानना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट इवेंट है उसका वो। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे फिर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एंड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये गिवन नहीं, यहाँ पे लिख देंगे सो प्रोबेबिलिटी टू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन या प्रॉब्लम बाई ए इज पी ए डैश, और जो कि होती है 1 - 1/2, यानी कि जो उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस करना होता है, तो उसके ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको मिल जाएगी। तो 1 - 1 उसके सॉल्व कर 1/2 क्या है उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा कितना आ जाएगा फिर से 1/2, यानी कि पी ए डैश, यानी कि ए के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाए इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है, और हो जाए वो भी 1/2 है। वैसे ठीक यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली प्रोबेबिलिटी बी डैश, मतलब प्रॉब्लम इज, या ऐसे यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी टू, यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कायदे से दिखाना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी बी डैश क्या है, प्रोबेबिलिटी टू नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम बाई बी, यानी कि बी के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, तो वो पी बी डैश है, जो कि किसके बराबर होगी बताना, पी बी डैश, वो हमारी हो जाएगी 1 माइनस उसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी डैश निकल के आ जाएगा हमारा कितना 2/3। चलिए अब हमें जो निकालना है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है उसको यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि नन ऑफ देम सॉल्व इट, उनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। या इसका मतलब हुआ ना तो प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर पाए और ना ही प्रॉब्लम को बी सॉल्व कर पाए। देखिए ना तो ए कर पाए और ना ही बी कर पाए, ये हमसे पूछ रहा है।
तो यानी कि पहला वाला ये कह रहा है कि हमें निकालना नन ऑफ देम, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम ना, यही तो कह रहा है, नन ऑफ देम सॉल्व इट, नन ऑफ देम सॉल्व इट, उनमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, यानी कि ना तो ए कर पाए ना ही बी कर पाए। इसका मतलब होगा इट मीन्स नाइदर ए एंड नॉर बी, नाइदर ए एंड नॉर बी सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम, ना तो ए और ना ही बी उस समस्या को हल कर पाए। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे दिखाएंगे, इसका मतलब पूछा जा रहा है कि पी ए डैश, अब देखिए दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं और दोनों ही ना सॉल्व कर पाए, इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा, यहाँ पे समझना, ना तो ए और ना ही बी, तो और के केस में जो यहाँ पे हम जो है इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे, यानी कि पी ए डैश इंटरसेक्शन पी बी डैश हमसे ये पूछ रहा है, यानी कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। चूंकि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, आपने पढ़ा है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो ए डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। दूसरा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। वैसे ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो ये दोनों भी होंगे, तो ये इनके अलग अलग यानी कि इंटू करा देंगे यहाँ पे बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनके अलग अलग प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। ध्यान में रखना ये बात, ये कहीं दिया नहीं कि ए डैश और बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ये कंसेप्ट है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होते हैं तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो वाला रूल यहाँ पे भी लग जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के पुट करो, पी ए डैश की वैल्यू किसके बराबर आई है, ये आया है 1/2 इंटू पी बी डैश किसके बराबर आया है, ये आया है 2/3, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1 में कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारा ना तो मतलब नन ऑफ देम सॉल्व इट, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, इट मीन्स ना तो प्रॉब्लम को ए सॉल्व कर पाए और ना ही बी सॉल्व कर पाए, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। तो इसका जो मतलब पहले वाले का आंसर आएगा वो आएगा 1/3। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी के दूसरे वाले पार्ट में जिसमें हमसे बोला गया है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व इट। इसको लगाने के दो तरीके हो जाएंगे, यानी कि कम से कम उनमें से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, इतना ही खाली पूछ लेगा कि जो समस्या है वो हल हो जाए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए दूसरे वाले पार्ट को यहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। तो दूसरा वाला पार्ट है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व इट। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि एटलीस्ट जो हमें पूछ रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम वाला जो केस है, वैसे तो आप सभी को बता दे रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ही होता है कि कम से कम एक जो है, तो ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। और माइनस आप सभी को पता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा। अभी आपको जस्ट यहाँ पे समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो है एक लाइन लिख ही देते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है ये, तो यहाँ पे बन जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इनको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6 आ जाएगा। इन सबको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम 6 आएगा। 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, माइनस में 1 आ गया, तो 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4/6 को काट दोगे 2/3 आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो 2/3 आएगा, यानी कि एटलीस्ट वन में जो आंसर आएगा, यानी कि कोई उनमें से एक कोई जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/3 के इक्वल होने वाली है।
तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा जो है हम 2/3 को जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1 मिनट जो है यहाँ पे, चलिए इसको थोड़ा सा फिर से, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, एलसीएम 6 आ गया। तो देखिए कितना बन जाएगा, ये 3 आ गया, प्लस में 2 आ जाएगा, 2 बार जाएगा ना ये, और माइनस में 1 आ जाएगा। 3 2 5, 5 में से गया 4, 4/6 काट देंगे, 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 आ जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। ठीक है, यही मतलब होगा। एटलीस्ट 1 का मतलब होगा कि या तो ए कर दे, या तो बी कर दे, या तो दोनों कर दे। ठीक है, एक तो ये रहा तरीका इसको लगाने का। इसी को लगाने का एक दूसरा तरीका, मतलब दूसरे वाले पार्ट को हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, दूसरे वाले पार्ट को लगाने का एक दूसरा तरीका है। उसने बोला कि एटलीस्ट 1 ऑफ देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि उनमें से कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इसका मतलब ये होगा कि या तो ए कर दे तो बी ना कर पाए, या मतलब ए करे और बी ना कर पाए, प्लस बी कर दे और ए ना कर पाए। ये भी तो इसका मतलब निकल के आ रहा है। ए कर दे पर बी ना कर पाए, बी कर दे पर ए ना कर पाए, या फिर दोनों ही कर दें, ये हो सकता है। तो इसका मतलब होगा कि पी ए और का मतलब होता है इनटू। प्रोबेबिलिटी के केस में, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में एंड का मतलब होगा इनटू, और मतलब अथवा का मतलब होगा प्लस। तो हम कह रहे हैं कि ए सॉल्व कर दे और बी ना कर पाए, यानी कि और लगा दिया तो पी बी डैश आ गया। उसके बाद या फिर यानी कि प्लस की साइन आ गई, और बी कर दे यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पर ए ना कर पाए, बी कर दे और ए ना कर पाए, और लगा दिया इसलिए यहाँ पे इनटू लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ए डैश, और प्लस दोनों कर दें या फिर दोनों कर दें। दोनों कर दें मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश किसके बराबर है, कहाँ गया, ये कहीं निकाले थे, ये आ गया 2/3 आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यानी कि ए ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और प्लस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, अलग अलग जो है इनटू कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो यहाँ पे कर देंगे कितना, पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना 1/2 इंटू पी बी कितना 1/3। इनको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये इससे कट गया, अब ये नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, 1/6, फिर ये भी कितना लिखा है 1/6, तो 1/6 प्लस 1/6 इन सब को जोड़ना है यहाँ पे जो है। चलिए यहाँ पे जो है जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे शायद ना दिखे तो यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, उसमें क्या है, यहाँ दिख नहीं रहा है तो जो है हम जो है यहाँ से चले आए हैं यहाँ सॉल्व करने के लिए। तो कितना आ जाएगा, ये 1/3 है प्लस 1/6 है प्लस 1/6 है। इनको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका 6, तो 2 4/6 आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लेना अपना, और काट दोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ऐसे भी इसको हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दूसरे वाले पार्ट को लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। अब कौन सॉल्व करे ये नहीं पता, पर सॉल्व हो जाए। तो इस केस में या तो ए कर देगा तो बी नहीं कर पाएगा, या तो बी कर देगा तो ए नहीं कर पाएगा, या तो दोनों ही कर देंगे। तो ये कहने का मतलब होगा। तो एटलीस्ट 1 का मतलब यूनियन होता है, या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है ये हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब ये सब जो है 8 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक 5 नंबर वाले क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसका इन्वर्स पूछा जा रहा है, यानी कि फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स है, हम यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख देते हैं। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ एक पार्ट करना होता है, आपको पता है। 7 8 9 सिर्फ एक पार्ट करना होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पे आंसर पेपर सॉल्व करा रहे हैं, तो इसलिए जो है अब हम पेपर में तो बैठे नहीं हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सारे पार्ट को सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम में इसमें से कोई एक पार्ट करना होगा। तो सबसे पहला है 7 का ए जो पार्ट है, उसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है जो कि ये है 1 1 3, और दूसरा है 1 3 -3, और तीसरा मैट्रिक्स है वो -2 -4 और -4। इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है इन्वर्स। इसका क्या निकालना है, फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह निकालना है। फाइंड इन्वर्स मैट्रिक्स,
यानी कि हमें निकालना है ए इनवर्स, ए का इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो आसान होता है, आपको पता है, बस खाली कैलकुलेटिव होता है ये, बस बाकी होता तो आसान है, बस खाली कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए आपका। तो आप सभी को पता है कि एक फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला होता ना। इसी फार्मूले में हम उठा के रख देंगे। वैसे इनवर्स निकालने का एक और तरीका होता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, कट चुका है, आपको जो है इस वाले से करना है। फार्मूला क्या है ए इनवर्स का, 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले जो है इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बना लेंगे और उसके बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है आपको पता है कि जो एडजॉइंट होता है, यहाँ पे बता देने, जो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है वो मैट्रिक्स क्या करेंगे, तो जो हमारा कोफैक्टर होगा उस कोफैक्टर का बनाएंगे एक मैट्रिक्स और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। यहाँ पे लिख देना है क्या, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि कोफैक्टर को शायद बोलते हैं सहखंड, ऐसे करके बोलते हैं, हिंदी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अब इसको ऐसे लिख देंगे, यानी कि किसी भी अगर हमें मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उस मैट्रिक्स के पहले निकालेंगे कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के लिए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। आपको पता है ये बात, ये सब आपको पता होगा, हम साल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इतनी बात तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या करना है, कोफैक्टर जो हमारा आएगा उस कोफैक्टर का ले लेना है ट्रांसपोज, यानी कि ए टी भी कहते हैं, ए टी भी कहते हैं, डैश भी कह सकते हो, तो वही हमारा एडजॉइंट होने वाला है। तो ये एडजॉइंट का ये फार्मूला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको जो है डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बनाएंगे, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उस कोफैक्टर का बनाएंगे एक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का लेंगे ट्रांसपोज, यानी कि परिवर्त में आपको पता है रो को कॉलम और कॉलम को रो कर दिया जाता है। उसके बाद ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख लेंगे तो हमारा जो इनवर्स है वो निकल के आ जाएगा। इतना काम हमको सबसे पहले करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है डिटर्मिनेंट ए बनाएंगे, तो डिटर्मिनेंट ए हमारा हो जाएगा वैसे, अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन यूज़ करेंगे 1 1 3, और यहाँ पर आ जाएगा 1 3 -3, और यहाँ पे -2 -4 -4, ये हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो इसको रो 1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, इधर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ओपन करना आपको पता है। इसका यहाँ पे होगा तो माइनस में 12 आ जाएगा, इसका यहाँ पे होगा तो ये माइनस में, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस तो होता ही है, यहाँ पे 12 आ गया, ठीक है। तो -12 फिर -12, ठीक। अब ये माइनस से खुलता दूसरा वाला तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस में 4 हो गया, और यहाँ पे जाएंगे माइनस में, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा, बीच में माइनस की साइन आती है तो यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर प्लस में हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना भैया 3, और यहाँ पे इन दोनों को कराएंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा, फिर इन दोनों को कराएंगे माइनस में 6 आ जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई -6 होगा, और हमारे फार्मूले में यहाँ माइनस आता तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 6 प्लस का। तो ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो -12 -24, तो यहाँ पे और -24 का 1 में गुणा होगा तो माइनस में 24 आ गया, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस में 10 हो जाएगा, और बाहर निकलेगा तो वो -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 - 6 2 आ जाएगा, 2 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलिए तो माइनस में 24 प्लस में 10 प्लस में ये तो 16, और 16 कितना 24 होता है 16 8 24 होगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा आने वाला है कितना, माइनस में 8 आएगा, ठीक है। देखिए ना 24 से जो है 10 को हटा दो तो माइनस में 14 आ जाएगा, 14 6 1 सेकंड 16 आ गया, 8 ही तो आएगा यार, 14 आ गया ना, इसको घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 में जो है फिर घटा देंगे 6 को भी, हाँ ठीक है ठीक है, ये माइनस में 14 आएगा, प्लस में 6 -8 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल के आ गई, तो माइनस में 8 आ जाएगा। याद रहे आपको ये बात, डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस में 8 के बराबर आ जाएगा। एक बार फिर से कैलकुलेशन को देख लेना, माइनस में 12 ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा ये माइनस में 4 -6 फिर प्लस
माइनस में 4 प्लस में 6, ठीक है, माइनस में 8 ही आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके कोफैक्टर को निकालने के लिए। आपको पता है कि कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा माइनर होता है उसी को मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर i प्लस j में। अब i क्या है, रो है, और j क्या है, कॉलम है, ठीक है। यानी कि एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस, ये वाला एलिमेंट का, देखिए हर एक एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा, और उसी माइनर के करस्पॉन्डिंग क्या होता है, कोफैक्टर होता है। आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो चलिए जो है यहाँ पे हम लोग करते हैं, अब निकालेंगे कोफैक्टर। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। इसको भी मिटा देते हैं, विवाद में जो है इसको लिखना पड़ेगा, तो फिर से लिख देंगे। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं यहाँ पे हम जो है इस मैट्रिक्स का। देखिए क्या होगा कोफैक्टर, तो यहाँ पे निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि मैट्रिक्स ए का जो सहखंड होगा उसको निकालेंगे, जो कि कैसे निकालते हो आपको पता है। तो इस वाले एलिमेंट का कैसे निकालेंगे, तो ये अब इसको दिखाएंगे कैसे। देखिए C11 ये C11 है, ये C12 है, ये C13 है, यानी कि ये पहला वाला कॉलम और पहले वाले रो का है। तो i j अगर यहाँ से देखेंगे तो i का मान 1 और j का मान भी कितना 1, तो C11 कोफैक्टर को दिखाएंगे C11 से, C12 से, तो C11 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, -1 की पावर इन दोनों को जोड़ लिया करो यार, और कुछ नहीं करेंगे। तो -1 की पावर जब इन दोनों को जोड़ोगे 1 + 1 हो जाएगा। तो एक आध बार जोड़ देते हैं, बाकी आपको पता है कि माइनस की पावर अगर इवन होती है तो वो प्लस बन जाती है, ऑड होती है तो माइनस बन जाएगी। और उसके बाद इसके जो है माइनर से मल्टीप्लाई कराओ। अब माइनर कैसे निकलता है, माइनर जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको ढक दो, जो बचेगा उसको डिटर्मिनेंट बना दो और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो। तो ये पहले वाले रो में है तो इस पहले वाले रो को ढक देंगे, पहले वाले कॉलम में है तो पहले वाले कॉलम को ढक देंगे। फिर इन दोनों को बचे हमारे ये 4 एलिमेंट, इनको ऐसे मतलब चाहे डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व कर लो, जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट कौन सा, 3, फिर -3, फिर हमारा हो गया -4, फिर हो जाएगा -4। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो -1 की पावर 2 आएगी, जो कि 1 बन जाएगी। अब 1 से मल्टीप्लाई कराने का कोई मतलब है नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा -12 और -12, तो बराबर कितना हो जाएगा, -24। अब अगली बार इतना बड़ा नहीं करेंगे, आप लोग याद रखे रहना, डायरेक्ट कर लेंगे। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उस मतलब वो जिस रो और जिस कॉलम में होगा उसको ढक के उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो C11 निकल गया, C12 निकालो। अब देखिए जोड़ने पे 3 आएगा तो पक्की बात है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो अब की बार डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद जब इनको सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये वाला भरा जाएगा, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे जो है ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा। तो जब ढक लेंगे तो ये दोनों ढक गए, तो यहाँ पे बच गए हमारे कौन से, ये वाले, ठीक है, ये दोनों। तो -4 हो गया और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा। तो -4 -6 सॉल्व करो इनको, तो -10 हो जाएगा और -10 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। C12 10 आ गया। C13 निकालेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटिव है बस और कुछ नहीं है। जब 13 निकालोगे तो 3 1 4 होगा, तो -1 की पावर 4 आएगी, तो -1 की पावर 4 एक ऑड नंबर है, सॉरी इवन नंबर है, इसलिए माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे जब इसका, तो अब की बार ये ढका जाएगा, ये ढका जाएगा, तो ये बचेगा। तो -4, उसके बाद ये माइनस मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे बन जाएगा -4 प्लस में 6, तो कितना बन जाएगा, ये 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। C21 निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। C21 किसके बराबर होगा, अब दूसरा वाला रो ढका जाएगा और कॉलम तो वही जिसमें ये वाला एलिमेंट आता हो, तो ये ढका गया। अब कौन सा बच गया हमारा, तो अब की देखिए 2 जोड़ने पे 3 आएगा, तो -1 की पावर 3 होगी, जो कि माइनस ही होगी, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको करना यही होता है कि ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, फिर देखिए ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। इस तरह से हम लोग यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे अपना कोडिंग कर सकते हो, ताकि ये पता रहे कि यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें +1 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए 21, तो 21 वाला कौन सा है, ये है। ये देखिए माइनस से खुलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस में, यहाँ जाएगा, ये ढका गया है क्योंकि दूसरे रो में आ रहा है, तो -4 का 1 में होगा तो -4 हो जाएगा ये, और उसके बाद यहाँ पे करेंगे -12 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ पे -8 हो जाएगा। आगे C22 निकाल लेंगे। देखिए C22 कौन सा है, ये है। अब ये प्लस से खुलेगा तो यहाँ पे सीधा प्लस कर देंगे,
ठीक है, ये -1 लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने माइनस प्लस कर देते हो तो ये बता रहा है कि ये प्लस में आएगा, वो माइनस में आएगा, ऐसे कर सकते हो। लेकिन ठीक है, चलो यहाँ पे 1 कर देंगे, +1 करेंगे, और क्या प्लस है ना, ये C22 ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम लोग यहाँ पे जो है -4 का 1 में, तो माइनस में 4 आ जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, -2 का 3 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्योंकि जब इनका मल्टीप्लाई आएगा वो माइनस आएगा, और सूत्र में माइनस होता तो वो प्लस बन जाएगा, 6 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे निकल के आ गया 2। अब C31 निकालेंगे। C31 कौन सा है, ये है जो कि माइनस है, देखिए है ना, तो -1। उसके बाद कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये ढका गया, ये ढका गया, यहाँ पे आ जाएंगे तो आ जाएगा -3 -9, -3 माइनस में 9, ठीक, इजिक्वल टू माइनस में 12 मल्टीप्लाई होकर प्लस में 12 बन जाएगा। C32 निकालेंगे तो C32 ये है, देखिए माइनस से खुलेगा ये, यानी कि यहाँ पे -1 लिखना होगा। और उसके बाद अब ये और ये ढका जा रहा है, दूसरा रो तो अब तीसरे रो की बात चल रही, तो तीसरा रो तो हमेशा ढका ही जाएगा। अब बचेंगे कौन से, ये और ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको करेंगे जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसको करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो -3 का 1 में होगा तो -3 आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 का 3 में होगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, -6, माइनस से गुणा होगा तो प्लस में 6 आ जाएगा। C33 निकालेंगे यहाँ पे। C33 कैसे निकालेंगे, -1 कि अब की बार प्लस में 1 होगा। यहाँ से शुरू कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। अगर पहला माइनस है तो माइनस प्लस ऐसे अल्टरनेट करते चले जाइए, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे, यही वाला चल रहा है, तो ये गया तो बचा हमारा कौन सा, ये और ये। तो 3 1 के 3 हुआ, माइनस में 1 हुआ, तो 3 माइनस में 1, 3 में से 1 गया 2, तो यह आ जाएगा हमारा 2। तो हमारा जो ये कोफैक्टर निकल के आया है, इसका बना लेंगे हम लोग क्या, एक मैट्रिक्स, फिर ले लेंगे उसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ मैट्रिक्स बाई ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है, या ऐसे कर देंगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दो, नाउ एडजॉइंट इज इक्वल टू, सीधा यहाँ पे कर देंगे क्या, नाउ एडजॉइंट इज इक्वल टू। अगर इसको मैं जो है, चलो यहाँ पे करते हैं, नाउ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स बनाऊंगा उसके ऊपर टी लिखूंगा, फिर टी को सॉल्व कर लूँगा, मतलब जो रूल होता है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो क्या बनेगा, C11। तो चलिए यहाँ पे निकल गया कितना, -24, फिर कहाँ गया 10, फिर कहाँ गया हमारा ये 2 है, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा -8, 2, 12, फिर आ जाएगा 6, नहीं 1 मिनट कोई छूट रहा क्या लग रहा है यार। तो सबसे पहले तो -24 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 2 हो गया, -8, 2, 12 हो गया, तो क्या छूट गया भाई, 21, 22, 23 छूट गया। यहाँ पे 2 3 जो है अभी नहीं किए हैं, तो यहाँ पे एक छूट गया, इसको कर लेते हैं 2 3, 2 2 के बाद 2 3, तो यहाँ पे जो है जगह नहीं है, यहाँ पे कर लेते हैं 2 3। चलिए यहाँ निकाल देते हैं, उसमें क्या है, निकालते हैं C23, 2 3 निकालते हैं। 2 3 कहाँ सा है, मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये वाला हो जाएगा, माइनस से खुलेगा, ये माइनस लगाएंगे यहाँ पे, माइनस में 1 हो गया, और अंदर में क्या जाएगा, तो यही वाला है, तो ये और ये गया, तो ये दोनों बच जाएंगे। तो -4, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आएगा, तो बीच में क्या लग जाएगा, प्लस, तो -4 प्लस में 2, -4 प्लस में 2, कितना बन जाएगा ये, C23 का मान आ जाएगा हमारा -4 प्लस 2 -2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो C23 का मान कितना होगा, 2, तो कितना हो गया, -24, 10, 2, उसके बाद -8, 2, फिर 2, -8, 2, और उसके बाद फिर 2। अब यहाँ पे आ जाओ 6, सॉरी, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर 6, फिर 2, और इसके ऊपर लगा देंगे हम क्या, टी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ट्रांसपोज ले लेंगे इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा -24, पहला वाला रो पहला कॉलम बना देंगे, 10, 2, उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा -8, 2, 2, 12, 6, 2, ये हमारा निकला एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल गई है, नाउ इनवर्स इज इक्वल टू, नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू
क्या बन जाता है 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, लिख देते हैं एक बार फार्मूला, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए बताइए ए इनवर्स क्या आ जाएगा, तो 1 अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर है, -8 के बराबर है। और जो मैट्रिक्स एडजॉइंट निकला है वो क्या है, एडजॉइंट हमारा है -24 -8 12 10 2 6 2 2 2। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि, तो अब क्या करेंगे, इस -1 अपान -8 को जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। अब जगह नहीं है, हम यहाँ पे मिटा देते हैं, यहाँ पे जो है बता देते हैं कैसे किया जाएगा। तो -1 अपान 8 को जो है, ये जो 1 अपान -8 लिखा है उसको -1 अपान 8 भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, तो उसको अंदर लेके जाएंगे, तो जो ए इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, देखना यहाँ पे आ जाएगा -24 गुणे -1 अपान 8, फिर -8 गुणे -1 अपान 8, फिर कितना 12 गुणे -1 अपान 8। यहाँ पे भी थोड़ा जो है हमें मिटाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, उसके बाद नीचे कितना आ जाएगा 10 गुणे -1 अपान 8, फिर 2 गुणे -1 अपान 8, फिर 6 गुणे -1 अपान 8, फिर एक और स्टेप जाएंगे इधर 2 गुणे -1 अपान 8, 2 गुणे -1 अपान 8, फिर 2 गुणे -1 अपान 8। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो, सॉरी मैट्रिक्स है वो ये बन रहा है, ए इनवर्स आ जाएगा हमारा कितना, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा बताओ। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो हमारा आ जाएगा क्या, चलिए काटते इसको, तो माइनस में ये 3 आएगा, ये -3 इंटू में -1, तो यहाँ पे बन जाएगा 3, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये इधर कट जाएगा तो आ जाएगा 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो -3/2 आएगा, -3/2 हो गया। यहाँ पे काट देंगे फिर से 2 से, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, -5/4। यहाँ पे काटेंगे 2 चौक 8, -1/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा ये -3 और अपान में 4। एक जगह और काटना उठना होगा, यहाँ पे भी काट देते हैं, कितना बन जाएगा यहाँ पे 2 चौक 8, -1/4, फिर -1/4, फिर -1/4, यहाँ पे भी काट देंगे, -1/4 हो जाएगा ये हमारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आंसर को चेक करना है, आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, -5/4, -1/4, -3/4, -3/2 है, 3 1 3/4, 4 12, 4 दूनी 8, एक जगह गड़बड़ लग रहा कुछ, 1 मिनट आंसर को मैच कराते हैं, देखते हैं क्या है। सेट नंबर 6 300, सेट नंबर 1 है। यहाँ पे जो है यार -3/4 पता नहीं कैसे दिखा रहा है, वैसे तो यहाँ पे गलत नहीं हुआ है कहीं पे, 3 1 3/4 हो सकता है यहाँ पे वो कुछ मिस्टेक हो गया हो हमारा ही, या फिर आंसर में मिस्टेक हो सकता है। आप लोग जो है इसको चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो हमारा ये इन्वर्स यहाँ पे निकल जाता है। बस खाली ये कैलकुलेटिव होता है, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इन्वर्स निकालने के लिए आएगा तो फार्मूला यूज़ करेंगे। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर निकालेंगे, उस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसी मैट्रिक्स का ले लेंगे क्या, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने से जो एक मैट्रिक्स बनकर तैयार होगा वही हमारा एडजॉइंट होता है। तो एडजॉइंट कुछ और नहीं, एक मैट्रिक्स ही होता है। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पे 4 दिखा रहा है लेकिन हमें विश्वास है कि ये सही है। आप लोग भी अपना चेक कर लीजिएगा। तो ये है, आपको तरीके पता होने चाहिए, तरीका कैसे है। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुआ होगा तो ठीक है, बाकी हमें तो नहीं लगता कहीं पे हुआ है। आप लोग भी एक बार ट्राई करिएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बस कोफैक्टर निकालने में थोड़ा सा सावधानी रखना है कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसी के माइनर से मल्टीप्लाई कराएंगे किसको, -1 की पावर
आई प्लस जे होता है। आई क्या है, कौन सा रो है, कॉलम कौन सा है, वो जे होगा। यानी कि आई प्लस यानी कि रो प्लस कॉलम को जोड़ देंगे, जो आएगा उसको -1 की पावर बना देंगे। अब जोड़ने पे या तो प्लस आएगा, मतलब या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, तो उसी हिसाब से ये माइनस और प्लस अपना होता जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। अब ये दोनों क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।